अधिकार मिले। अधिकार, अधिकार, अधिकार। तेरी छोटी बहन के साथ अब मेरा गुजारा नहीं हो सकता। ये का एग्जाम देने के बाद ऐसे हो गई ना वो थोड़ी सी। मैं घर पे हूँ, नहीं होती तो फोन कर देती। तो तू मानती है ना कि तू जानबूझकर नहीं आई? अरे मेहर माफ करवा के तूने लाखों नहीं बचवाए। अब से आप ये सब कुछ नहीं करेंगे। खुदा तुझे नजरेबद से बचाए। उनका तो पहले ही बेगम सर ने मना कर दिया है कि खबरदार जो आपसे बात की है। फौजों से कहेंगे कि पीछे पीछे चले और जहाँ टकराना हुआ कह देंगे तखलिया। चलिए आज आपको सिनेमा दिखाना। मैं तो हैरान हो रही हूँ कि आपने बहू बेटे को कैसे कह दिया, वरना आप और सिनेमा। देखिए देखिए बेगम, इतनी बेइंसाफी अच्छी नहीं है। हमने आपको पाकीज़ा नहीं दिखाई थी? कितने बरस हुए, अब तक तो मीना कुमारी कब्र में मिट्टी हो चुकी होगी। अरे उससे जो चाहे हो, लेकिन आज हमारा मूड आपको सिनेमा दिखाने का है। लतीफ को बुला के पूछ लीजिए, हमने उसे हाँ नहीं की। फिर तो मियाँ जरूर कोई मतलब होगा। तुम तो दांत भी ना कुरे दो अगर तुम्हारे दांत में कुछ फंसा ना हो। ये तुमने बिल्कुल ठीक कहा। ये बेगम रशीदा है ना, हमारी समधन है। उनके चुंगल में हमारी तुम ऐसी फंसी है कि उन्हें भी खुश रखना होगा और उनकी बेटी को भी। तो सिनेमा भी खुशी से नहीं दिखा रहे, दबाव से दिखा रहे। कुछ भी कह लो बेगम। कोई काम तुम नेक नियति से नहीं कर सकते? अरे बेटे बहू को सिनेमा भी अपनी खुशी से नहीं भेज सकते? अरे भाई भेज तो तू, भेजना चाहता भी हूँ, लेकिन भेजा ही नहीं जाता। क्या करूं, कोई काम साफ नियत से होता ही नहीं। अब देखो ना, हमने लतीफ को सिनेमा जाने के लिए कही तो हमने सोचा कि ये खबर तुम्हें लगेगी है? और तुम हमारे पे तानों की तीर मारोगी, इसलिए हमने तुमसे भी सिनेमा चलने के लिए कह दिया। अब चलो ना, आज हमारा दिल भी कर रहा है सिनेमा देखने का। मियाँ, जवान बेटे को देखकर जवान बनने की कोशिश ना करो, अपनी उम्र देखो। उम्र की बात मत करो बेगम, दूसरी ला सकते हैं। ये आप नहीं बोल रहे, दौलत जो आपके हाथ लगी है वो बोल रही है। और जब आदमी को हराम का माल मिल जाता है जिसके लिए उसे कुछ नहीं करना पड़ता, तो वो ऐसे ही शरारत करता है, ऐसे ही छेड़छाड़ करता है, कभी अपनी औरत से, कभी दौलत से और कभी बेवक्त की रागनी बजाने से। लेकिन संभल कर रहना और होश में रहना, कहीं दौलत के ऐब तुमको ना लग जाएं और तुम्हारे ऐब तुम्हारे लड़के को ना ले लें। अरे हफीज, तूने नौकर से अपना नाम क्यों नहीं बताया? क्यों ऐसा कहा कि कोई साहब मिलना चाहते हैं? चल बैठ। बेटे, अचानक शादी करके और इतने बड़े घर में और दहेज में इतनी जवान और खूबसूरत नौकरानी लाके तूने हमें चौंका दिया। हमने सोचा वैसे नहीं ऐसे चौंका दे तुझे। अरे बकवास बंद कर यार। वैसे मेरी दवा लाया, या तो फिर वही बूढ़ों को जवान बनाने का झांसा देकर उनकी दौलत लूटने में लगा है? यार तूने सच कहा। हकीम बना था कि लोगों की बीमारियों का इलाज करूंगा, लेकिन यहाँ तो मामला ही कुछ और है। हमारे इस मुबारक मुल्क में मर्दों को तो महज एक बीमारी है कि जहाँ हराम की दौलत आई या दूसरी तीसरी शादी की या कोई कीमत दाश्ता मिली, चले आए हमारे पास कि हकीम साहब ऐसी दवा देना जो नवाब शुजाउद्दौला या राजा महाराजा खाते थे, क्योंकि उनके हरम में सैकड़ों औरतें हुआ करती थी। अरे यार, सचमुच कोई ऐसी दवा होती है? एक चीज होती है हवस, और आदमी है कि हवस का मारा है सा। लेकिन कभी आसमान पर जाना चाहता है तो कभी दुनिया को जीतना चाहता है, और जब कुछ नहीं मिलता बस लग जाता है औरत के पीछे कि इसे जीतना और इसे तोड़ना है, और हमें बना देता है हकीम से ताकत की दवा बेचने वाला, और माजून कुश्ते खाकर अपने आप को समझने लगता है बहुत बड़ा फन्ने खा। खैर मैं भूल गया, तेरी दवाई लेके आया हूँ, ये ले दवा। शुक्रिया शुक्रिया। असली है ना यार। अब तुझसे क्या छुपाना, वो जो नौकरानी है ना, उस पर मैं कब से डोरे डाल रहा हूँ। कल सिनेमा भी साथ ले गया था, कुछ खरीदवाया भी, लेकिन वो हमारी बेगम है ना, वो कुछ ज्यादा ही चौकन्नी है। जब भी उसे बुलाता हूँ तो कहती है कि उसे क्यों बुलाया। अरे अम्मी जान तक उसने कह रखा है कि नौकरानी से काम लिया करे, वो आपके लिए। अरे उस दिन तो अड़ गई कि सिनेमा साथ नहीं ले जाना, तो
कहा कि उनका हुक्म है तभी मानी। कोई बात नहीं, तुम मर्द हो और बड़ी हरामी चीज है। मुझे याद आया, हमारे शहर में एक खलीफा बब्बन थे, तलवार चलाते थे और तलवार के एक वार में केले के गूदे के टुकड़े कर दिया करते थे, पर केले का छिलका नहीं कटता था। तुम्हारी बेगम चाहे लाख पैसा दे, तुम एक दिन खलीफा बब्बन बन ही जाओगे। तुम्हारी बेगम ढूंढती रहेंगी और तुम बच्चों को कटक चुके होगे। क्या हुआ, यहाँ क्यों चली आ रही? इधर आइए तो। क्या हुआ? आइए ना। अम्मी आई हैं। तो इसमें कौन सी नई बात है, वो तो पहले भी आई थी। लेकिन झगड़ के आई ना घर से। किससे? शमा से। मुझे लगा अब्बू से झगड़ा है। नको, शमा से लड़के आई और इतना लड़ी कि रात खाना नहीं खाया घर पे। इधर भी खाने को मना कर रही। बोली आबिद नहीं आएंगे, उन्हीं के साथ निवाला तोड़ूंगी मैं। आपने गौर से देखा आपकी अम्मा ही कोई और तो नहीं है? मुझे यकीन नहीं हो रहा। काहे को? क्योंकि मैं वो नहीं हो सकता हूँ जिसकी इजाजत के बिना वो निवाला ना तोड़े। मजाक कर रहे हैं आबिद मियां? मतलब मुझको इतनी इज्जत बख्शी जाए, वो भी तुम्हारी अम्मा बख्शे, ये मैं कैसे यकीन करूँ, आप बताओ। तो मैं झूठ बोल रही? तो फिर आपकी अम्मा झूठ बोल रही। मैं जो उनकी बड़ी बेटी को ले भागा, वो उनकी छोटी बेटी के बारे में उनका साथ कैसे दे सकता है, आप बताओ मुझे। सुनो, आप जाओ अंदर, गौर से देखो वही है कि नहीं। फिर अगर वही है तो उनसे पूछो कि उन्होंने कहा है या नहीं। बोले हाँ, तो फिर मैं आपको जाऊँ। सुनो, तुम्हारी बाहें मान से नहीं, मैंने ध्यान ही नहीं दिया आज तक। चलो हमारी सास का नाम मुबारक होगा। चलिए तो। उनका शुक्रिया अदा करते हैं। अच्छा अम्मी, आप सही हैं। अब गुस्सा थूकिए और उठ के कुछ खा लीजिए। अरे छोड़ मुझे, मैंने कहा ना मुझे भूख नहीं है। आप कुछ बोलिए ना, मेरी बातें नहीं मान रही। अच्छा आप जरा इधर देखिए। देखो बेटा, जो उसने कहा है ना, उसके बाद ना मैं किसी को देखूंगी ना किसी की मानूंगी। ओह, उसकी बात नहीं है। अब्बू जी यहाँ पर है नहीं और आपने खाना छोड़ दिया है। अब मैं नहीं बोलूंगा तो कौन बोलेगा? और मेरी नहीं सुनेंगी आप तो किसकी सुनेंगे? देखो, वो 42 भर की बच्ची, उसने किसी की बात मानी? वो बददिमाग मुंह जली। अरे तुमने तो उसकी पढ़ाई का इंतजाम किया, वो वकील चल के घर में पढ़ाने आया और उसे देखो बैठी हुई थी कॉलेज में जाके, मुंह जली कहीं की। उसने तो हमारी छोड़ो तुम्हारे मुंह पे भी कालिक पोत दी। बड़ा बहनोई घर का जो होता है ना, बाप बराबर होता है, उसने इसके बाद वो भी ख्याल नहीं किया। अजी इस जमाने में कोई किसी के बराबर नहीं होता है, और शायद पहले भी नहीं हुआ करता था। इसीलिए तो कहा है ना कि नेकी करो दरिया में डाल। अब आपने उसकी गलती बता दी, जाने दीजिए, बात खत्म हुई। जी हाँ, ऐसे बात कैसे खत्म हो गई? कैसे खत्म होगी बात? उसने किसी से माफी मांगी? वकील साहब से माफी मांगी उसने? अरे वकील पढ़ाने नहीं आया तो मेरी छाती पे चढ़ के बैठ गई। अब बेटी अगर माँ की छाती पर चढ़ गई तो कौन सा तूफान आ गया? माँ ही तो सिखाती है उसे अपनी छाती पर चढ़ना। क्या? दूध पिलाने के बाद छाती पर रखकर सुलाती नहीं है ताकि दूध हजम हो जाए? अम्मी जान, आप इनसे नहीं बहस में जीत सकती। अब उठिए और मान लीजिए। नहीं नहीं, ऐसे कैसे मान जाए? इतनी आसानी से क्यों मान जाए? आप मत मानिए, बिल्कुल मत मानिए। जब तक कि ये आपका रोजा तोड़ने के लिए आपके लिए शरबत बना के नहीं लाए और उस गिलास को मैं आपके मुंह से न लगा दूं, तब तक मत मानिएगा। जाइए जाइए, शरबत बनाइए। बहुत जल्दी करो भाई। आबिद साहब रहने दीजिए, कोई फायदा नहीं है। मेरी सास मेरे घर पर आए बैठी हैं खालिद मियाँ। खुदा को तो जवाब दूंगा तब दूंगा, पहले उनको जवाब दे लूं। रात को बिना खाए पिए लड़ झगड़ कर घर पर आकर बैठ गई। अब कम से कम सुलह करवा दूं ताकि घर पे जाके खाना तो खा सकें। नफीसा, मैं बोल रहा हूँ आबिद, शमा को जरा बुलाओ। वो तनी बैठी हैं कि तुम्हारे और शमा के बीच में जब तक मामला साफ नहीं हो जाएगा वो घर नहीं जाएंगी। हेलो, आदाब आबिद साहब। आदाब। अम्मी पहुंच गई और मेरी शिकायत कर दी? अजी शिकायत तो रात को ही कर दी थी, अब तो शिकायत को जरा रफे करनी है। सुनो शमा, तुम्हारी अम्मी बड़ी हैं
और मेरी चोटें, मुझे जो चोटें लगी हैं? नहीं, तुम्हें जो चोटें लगी हैं वो शायद किसी और को नहीं लगी होंगी, लेकिन खालिद मियां ने तुमसे ये थोड़ी कहा था कि तुम घर पर हो तो तुम उनको फोन ही करती रहो। उन्होंने कहा था कि जब तुम जा रही हो, घर पर ना हो तो कम से कम फोन से उन्हें इत्तला कर दो। तो अम्मी से कहिए कि घर आए और खाना खाएं। वो मैं नहीं कह सकता। क्यों? ना, मैं इस बात में तुम्हें डिफेंड नहीं कर सकता। किस बात पर? यही कि तुम लाइब्रेरी में बैठी रही, घर पर नहीं आई। इसके लिए जिम्मेदार आप हैं। आदमी को इतना ओवर कन्विंस कर देते हैं कि बाद में पता चलता है कि वो गलत बात मान रहे हैं। यानी मेरा इंटरवीन करना और खालिद मियां को तुम्हें पढ़ाने के लिए तैयार करना गलत था। अगर वो गलत हो सही हो, लेकिन उसमें खालिद मियां की क्या गलती? और मैं उस औरत को कैसे बुरा कहूं जो हमारे मुल्क की हजारों साल पुरानी रीत की नफरदार है कि मेहमान घर से नाराज होकर ना जाए, मेहमान घर से बिना खाए पिए ना जाए। मैं फोन रख रही हूँ, मुझे आपसे कोई बहस नहीं करनी। हाँ, तो मुझे भी कौन सा खालिद मियां के फोन का बिल पड़वाना है भाई? क्या? वहां से फोन कर रहे हैं? हाँ, तो मेरे घर पर फोन कब लगा है? और बात मेरी और तुम्हारे बीच की थोड़ी है, बात तुम्हारी अम्मी और खालिद मियां की है। और खालिद मियां को शामिल किए बगैर मैं कैसे उनसे कह दूं कि तुम पढ़ाने चले जाओ? उनसे बात करो और वक्त तय करो, तो बात करो। नहीं, मैं बात नहीं करूंगा। बात कर लो, वक्त निकल जाएगा। नहीं आबिद साहब, मैं हेलो, काट दिया। तुम्हें क्या लगता था कि वो बात करेगी? वो बात नहीं करेगी, मैं जानता हूँ उसे। लेकिन अब तुम जाओगे उसे पढ़ाने तो घर पर मिलेगी। तुम 6 बजे पहुंच जाना, मैं अपनी सासू साहिबा को बता दूंगा, वो शमा को बता दूंगा। तो यार मुझ पर से बोझ उतारो, मेरी वजह से वो फेल हुई। अभी माँ और बेटी में झगड़ा हुआ है और मुझे डर है कि दोनों बहनों में झगड़ा ना हो जाए। तुम 6 बजे पहुंच जाना। नफीसा, अरे ओ नफीसा। जी आई। जी बेगम साहब। नफीसा तो अंदर क्या कर रही है? वकील साहब आने वाले हैं ना, उनके लिए कुछ बनाया? आपा ने जो भी बताया ना, मैंने सब बना दिया। आपा ने जो बताया खाक बताएगी वो, मुझे सब पता है। तो आप ही बताइए ना क्या बनाना है, मैं अभी बना कर लाती हूँ बेगम साहब। तू मेरा बताया बनाएगी? तू तो अपनी शमा आपा का बताया हुआ बनाएगी। नफीसा, जी आप बचा। अम्मी जो कह रही वही करना, जो बनवाना चाहती वो बना देना, नहीं तो फिर से आबिद साहब के यहाँ पहुंच जाएगी। और सुनो, जब घंटी बजे तो खोलने मत आना, उन्हें खोलने देना, वरना झूठा इल्जाम लगाएगी कि ठीक से बिठाया नहीं, बुलाया नहीं। आदाब। आदाब वकील साहब, आइए आइए बैठिए। आप थोड़ा बैठिए, मैं अभी आई। देखिए मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, जरूरत होगी तो मैं मांग लूंगा। मैं जरा पढ़ा लूं, वैसे ही 2-3 दिन खराब हो गए। इसमें गलती मेरी बेटी की ही है, मैं उससे माफी मंगवाऊंगी आपसे, वो आपसे माफी मांगेगी। देखिए ये ना कीजिएगा, वरना जो गुनाह मैंने किए हैं मैं कभी भूल नहीं पाऊंगा। पढ़ाई कर मुझे बुला दीजिए बस। जी अच्छा, आप बैठिए। शमा, 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 बाहर वकील साहब आए हैं, पढ़ो चल के।
नाश्ता कर लीजिए ना। नहीं, मैं पहले पढ़ाना चाहूंगा। मैं कुछ नोट्स ले लूं। मैंने स्टडी कर ली है, अगर आप चाहें तो सवाल दे दें। जी हाँ, उससे पता चल जाएगा कि आप क्या समझे और क्या नहीं। Much remains to be accomplished. However, in the development of the methodology of corporate planning, as घबराई नहीं, इसे हॉस्पिटल ले चलते हैं। जल्दी कीजिए, चलिए। चलिए डॉक्टर के पास ले चलिए इसे। अच्छा हुआ ब्रेन हेमरेज नहीं था। होंठ फटने की वजह से खून आ रहा था और शॉक की वजह से बेहोश हुआ था, वरना मुसीबत हो जाती। अरे भाई, तुम्हारी वजह से इलाज हो गया वक्त पे, ये कहो। आबिद साहब, मैं अब पढ़ाने नहीं जाऊंगा। अरे क्यों? आप जानते हैं कि नफीसा मेरे लिए नाश्ता बना रही थी, पर वारिस कमरे में अकेला है। अरे नफीसा क्या है, वो तो शमा भी उसे लेकर उछलती रहती है, कभी उसके हाथ से भी तो गुजर सकता है। आबिद साहब, मैं इसमें शामिल नहीं होना चाहता। मैंने जब बंद ज़बां खोली, जो लोग